सीधे चलते हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं और सत्यापित करने का प्रयास किया और कुल मिलाकर हजारों लोगों के परिश्रम के बाद 2 साल के बाद ये हमें सफलता मिली है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत आनंद और खुशी है। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद सहकारिता क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग थी कि सहकारिता क्षेत्र को एक अलग मंत्रालय मिले। हमारे संविधान के अंदर मुख्यत्वे सहकारिता को राज्यों का विषय माना गया। राज्यों में तो सहकारिता मंत्रालय थे, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का काम एक जॉइंट सेक्रेटरी, कृषि विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी के तत्वाधान में चलता था, क्योंकि इसकी मुख्य एक्टिविटी राज्य स्तर की थी। इसका पूरा कारोबार राज्य की सरकार के साथ जुड़ा था। परंतु जब समय बदलता गया, 60 का दशक आया, ये जरूरियात महसूस की गई कि एक राष्ट्रीय नीति के तहत हर राज्यों के बीच के सहकारिता आंदोलन के बीच में एक समन्वय स्थापित करना चाहिए। सब्जेक्ट स्टेट का ही रहे, परंतु नीति निर्माण में केंद्र भूमिका करे, सबसे चर्चा कर कुछ ऐसी चीजें करे जो कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या जैसे बड़े देश में एक समान हो। मगर सबको यह असंभव लगता था। मोदी जी का स्वभाव है, साहसिक फैसले भी करते हैं और साहसिक फैसलों को अंजाम तक भी पहुंचाते हैं, ये इनका स्वभाव है। इन्होंने एक फैसला लिया कि राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए। ढेर सारे राजनीतिक नेताओं ने, सहकारिता नेताओं ने आशंका व्यक्त की थी कि जब ये राज्य का विषय है तब किस प्रकार से इसका काम होगा। मगर मैं आज कह सकता हूं आपको, यही 2 साल के अंदर देश भर के पैक्स का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक समान हो गया है। सभी पैक्स कंप्यूटराइज हो गए हैं। सभी पैक्स के कारोबार के अंदर वृद्धि करने के लिए एक कॉमन बायलॉज सभी राज्यों ने, सभी पैक्सों ने स्वीकार किए हैं और आज सभी पैक्स विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाना वो केंद्र का विषय ही नहीं था, परंतु हमने एडवाइजरी के स्वरूप में एक मॉडल बायलॉज बनाया, जिसके तहत पैक्स बहुआयामी बने। पैक्स डेयरी का भी काम करेंगे, पैक्स मछुआरा समिति भी होगी, पैक्स भंडारण के भी काम करेंगे, पैक्स गैस की एजेंसी भी लेंगे, पैक्स फर्टिलाइजर की एजेंसी भी लेंगे, पैक्स सस्ती दवाइयों की दुकान भी करेंगे, पैक्स पानी समिति भी बनाएंगे जो गांव की जल व्यवस्था। ढेर सारे कामों को हमने पैक्स के साथ जोड़ने के लिए इसके मॉडल बायलॉज बनाए। इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आज देश के सभी राज्यों ने मॉडल बायलॉज को स्वीकार किया है, सभी पैक्सों ने। और इसी से पैक्स के एक्सपांशन का रास्ता तय हो गया। मैं तो पैक्स का अध्यक्ष रहा हूं, मुझे मालूम है एक जमाने में पैक्स पैसा लेने का भी काम करते थे, पैसा देने का भी काम करते थे। रूल्स बदले, रेगुलेशन बदले, पैक्स को एक प्रकार से फाइनेंस में कमीशन एजेंट का स्वरूप में बदल दिया गया और एनपीए की जिम्मेदारी पैक्स पर रह गई। तो पैक्स प्रॉफिट कैसे करेंगे? एक निश्चित सूद के साथ आपको फाइनेंस मिलता है, इसमें आधा % ऐड कर आपको किसान को देना है और जो पैसा डूबता है इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप कभी प्रॉफिट ही नहीं कर सकते, एक्सपांड ही नहीं कर सकते। अगर ये करना है तो व्यवस्था बदलने की जरूरत नहीं है। हमने 20 नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ दिया, जिससे पैक्स मुनाफा करते हैं। आज पैक्स
गांव के किसी गरीब किसान की रेलवे की टिकट भी बुक कर रहे हैं, एयरलाइन की टिकट भी बुक कर रहे हैं, पैक्स बैंक मित्र का भी काम कर रहे हैं, बैंक बीमा उतारने का भी काम कर, ये सारी गतिविधियों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा। और जब पैक्स कंप्यूटराइज हुए, एक सॉफ्टवेयर से चलने वाले हुए, पैक्स से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और फिर नाबार्ड तक पूरा एक ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया, तब पैक्स के विकास की ढेर सारी संभावनाएं बढ़ी। तब हमने तय किया कि 2 लाख पैक्स नए बनाने, देश की हर पंचायत में 2027 के पहले एक पैक्स होगा, ये हमारा निर्णय है और हम इसको अचीव कर रहेंगे। मगर जब इसके लिए काम करना शुरू किया तो हमारे सामने गंभीर समस्या आई, हमें मालूम ही नहीं कि गैप कहां है, कौन से पंचायत में नहीं है। तब ये डेटाबेस का विचार आया कि एक डेटाबेस हो, सारे कोऑपरेटिव्स कहां कहां बिखरे पड़े हैं, इसका एक राष्ट्रीय मानचित्र सबके पास हो, पूरे देश के पास हो, जिससे गैप आइडेंटिफाई कर एक्सपांशन का काम किया जाए। और मुझे आनंद है कि आज इस राष्ट्रीय डेटाबेस का लोकार्पण हुआ है। अब इसकी लिंकिंग भी बहुत जल्दी से नीचे तक हम पहुंचा देंगे, जिससे एक्सपांशन का काम करने वाले फेडरेशन हो, एक्सपांशन का काम करने वाले सहकारी संघ हो या सहकारिता विभाग राज्यों के हो या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हो, इस सभी को मालूम पड़ेगा कि कहां जाकर काम करने की जरूरत है। मित्रों, बहुत बड़ा काम हुआ है। मोदी जी ने इस देश के ग्रामीण अर्थतंत्र में और ग्रामीण जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया है। एक 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर निकाल दिया है। अर्थशास्त्री भौचक्का होकर रह गए हैं कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर कैसे आ सकते हैं। 60 करोड़ लोगों को सारी प्राथमिक सुविधाएं जीवन व्यापन की समाप्त कर दी। घर दिया, घर के अंदर बिजली दी, इसके अंदर गैस दिया, शौचालय दिया, पीने का पानी दिया, 5 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति माह अनाज दिया, 5 लाख की दवाइयों की सुविधा कर दी। ढेर सारी व्यवस्थाओं को एक 10 साल में 60 करोड़ गरीबों के लिए समाप्त कर दिया है। और इस सबको अब सहकारिता के माध्यम से देश के अर्थतंत्र और देश के विकास के साथ जोड़ने का अभिगम इस सहकारिता मंत्रालय की रचना से हुआ है। और अगर एक सबको जोड़ना है तो सहकारिता समितियां बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी है तो कहां गैप है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये डिजिटली उपलब्ध ये डेटाबेस बहुत बड़ा काम करेगा। सहकार से समृद्धि, डिजिटल से डेवलपमेंट और डेटाबेस से लक्ष्यों की डिलीवरी, ये तीनों लक्ष्य अगर कोई सिद्ध करेगा तो हमारा कोऑपरेटिव डेटाबेस सिद्ध करेगा। इससे सहकारिता का एक्सपांशन भी होगा, डिजिटल माध्यम से डेवलपमेंट भी होगा और डेटाबेस से डिलीवरी का काम भी होगा। ये तीनों मंत्रों को सिद्ध करने का काम हमारा डेटाबेस करेगा। मित्रों, डेटा एक कंपास की तरह है। जैसे कंपास घनघोर अंधेरे में अंत तक दिखाई पड़ने वाले समंदर के अंदर जहाज का दिशा दर्शन करता है, इसलिए इसी तरह से डेटा डेवलपमेंट को सही डायरेक्शन देने का काम करता है। सहकारिता को डेवलप किस क्षेत्र के अंदर करनी है, किस एरिया के अंदर करनी है, कितनी पैक्स बनानी है, कितनी हाउसिंग की कोऑपरेटिव बनानी, कितनी डेयरी बनानी है, गैप क्या है, गैप एनालिसिस करने के लिए ये डेटा हमारा बहुत बड़ा काम करेगा। और मैं मानता हूं मित्रों, इस जमाने में हम एक नए ट्रेंड का अनुभव करने को मिल रहा है। डेटा गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड एंटीसिपेटरी गवर्नेंस, ये तीनों का अगर सामंजस्य हम करते हैं तो विकास का एक नया मॉडल हमारे सामने खड़ा होता है। और सहकारिता के अंदर ये विकास के नए मॉडल में डेटा ड्रिवन और पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस का मॉडल लाने में ये डेटाबेस हमारी बहुत सहायता करेगा। मित्रों, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का जो लोकार्पण किया, इसका 3 चरण में काम हुआ है।
पहले चरण में 3 क्षेत्रों को हमने समाहित किया। पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2,64,000 समितियां। चरण 2 में राष्ट्रीय सहकारी समितियां और संघों का तहसील तक, गांव तक संघों का मैपिंग का काम किया। और चरण 3 में सभी 8 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों का डेटा संग्रहित किया। अब हमें मालूम पड़ गया कि इस देश में 8 लाख से ज्यादा समितियां रजिस्टर्ड है और 30 करोड़ से ज्यादा नागरिक इस समितियों के साथ जुड़े हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ का हमें अनुभव कराता है। डेटाबेस में पैक्स से लेकर एपेक्स तक, गांव से लेकर शहर तक, मंडी से लेकर ग्लोबल मार्केट तक और स्टेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस तक जोड़ने की पूरी संभावनाएं इसके अंदर डाली है। और इससे हमारे कोऑपरेटिव के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन करने में हमें सहायता करने वालों में भी बड़ी ताकत उनको मिलेगी। जैसे अभी भारत सरकार ने निर्णय किया कि हम जो पेट्रोल पंप आते हैं उसमें कुछ पेट्रोल पंप पैक्स के लिए रिजर्व करेंगे। तब उनको मालूम है कि कहां पैक्स, उसको जिस एरिया में पेट्रोल पंप चाहिए तो कौन से पैक्स को वो इंगित करेंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भंडारण की क्षमता बढ़ानी है एक तहसील में, तो उसको मालूम है कि इस तहसील में इतनी कोऑपरेटिव्स है तो इनका संपर्क करो। वो अगर भंडारण का काम कर लेते हैं तो हमारा एक्सपांशन हो जाएगा। गैस की एजेंसी, अगर किसी गैस की एजेंसी कंपनी को देनी है और उसको कोऑपरेटिव को देनी है तो इसके पास पूरा डेटाबेस उपलब्ध हो जाएगा कि इस तहसील में मुझे गैस की एजेंसी देनी है तो इसको दे सकते हैं, तो कोऑपरेटिव बेसिस पर गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर किसी कंपनी को फर्टिलाइजर का डीलर बनाना है तो उसके पास भी पूरा डेटा उपलब्ध होगा। सस्ती दवाई की दुकानें खोलने के बाद फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के पास भी पूरा डेटा उपलब्ध होगा। मेरा कहने का मतलब है ढेर सारे क्षेत्रों में जो हमें मदद करने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया है और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सहकारिता को एक्सपांड करने का अभियान लिया है, उसमें ये डेटाबेस इसका रास्ता प्रशस्त करने का काम करेगा। आने वाले दिनों में मैं मीटिंग करके सभी डिपार्टमेंटों के साथ इसको साझा भी करने वाला हूं। हमने कोऑपरेटिव में कंप्यूटराइजेशन के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव लिए। सभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंकों का कंप्यूटराइजेशन करने का निर्णय लिया। सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस और राज्यों की रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा कंप्यूटराइजेशन शुरू कर दिया है। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन शुरू हो चुका है। लगभग 30,000 पैक्स का लोकार्पण भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नाफेड और एनसीसीएफ ने पोर्टल बनाकर खाद्यान्न में देश को, विशेषकर दलहन में देश को, बायोफ्यूल में देश को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान किया, वो भी कंप्यूटर के आधार पर किया है। और एक प्रकार से पैक्स से एपेक्स तक पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था को एक कंप्यूटराइज कर इसकी ताकत बढ़ाने का हमने काम किया है। और अब ये जो डेटाबेस आया है ये भारत की पूरी सहकारिता गतिविधियों की जन्म कुंडली है। जैसे कोई ज्योतिषी जन्म कुंडली देकर व्यक्ति के बारे में पूरा आकलन बता देता है, इसी प्रकार से ये डेटाबेस हर एक पैक्स की जन्म कुंडली आपको आपके टेबल पर बता देगा और इसको स्ट्रेंथी करने के लिए क्या करना है इसके भी उपाय बता देगा। ये राष्ट्रीय डेटाबेस एक डायनेमिक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाया है। इसकी मदद से देश भर के पंजीकृत सहकारी समितियों की समग्र जानकारी आपके एक क्लिक से उपलब्ध हो जाएगी। डेटाबेस पोर्टल में कैरी बेस सपोर्ट रिपोर्ट और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे आप पैक्स सारे मार्गदर्शन भी ले पाएंगे। किसी भी बड़ी संस्था से, किसी भी सहकारी संघ से या किसी भी रजिस्ट्रार की ऑफिस से अगर कुछ इंटरेक्शन करना है तो ये सुविधा भी इसके अंदर उपलब्ध है। यह यूजर को डाटा, ट्रेंड और प्रैक्टिकल कंपैरिजन करने में भी मदद करेगा। कई प्रकार से ये डेटाबेस बहुत उपयोगी है। इसके
उद्देश्यों के बारे में मैंने आपको बताया, परंतु मेन तो गैप की पहचान कर गैप को भरने का काम जो सहकारिता के एक्सपांशन के लिए बहुत जरूरी है वो इसके माध्यम से होगा। और निर्बल सहकारी समितियों को पहचान कर रजिस्ट्रार और सहकारी संघ वो समितियों को ताकत देने का काम भी अब कर पाएंगे, इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, सहकारिता क्षेत्र में डेटाबेस पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और स्टेक होल्डर तीनों के लिए एक अमूल्य संसाधन का काम करेगा। जिनको पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी के बारे में जो लोग चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर इतनी सारा डेटा मिल जाना ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। रिसर्चर्स जो हैं, सहकारिता के योगदान को भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र में जो इस पर रिसर्च करते हैं, उनको भी ढेर सारी गतिविधियां और ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और साथ में स्टेक होल्डर्स के लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा। मानो जिला की डेयरी है तो गांव की एक डेयरी की स्थिति क्या है वो सीधा उसको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो उसके लिए भी वो डेयरी को स्ट्रेंथन करने के लिए मदद मिलेगी। उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये डेयरी ने अपने गांव के कितने पशुओं का वैक्सीनेशन किया है, दूध की क्वालिटी क्या है, फैट कितना है, ये सारी जानकारियां इस पर से वो उपलब्ध हो जाएगी। और हमने ये डेटाबेस के आंकड़ों की प्रामाणिकता और अपडेट करने के लिए पूरी साइंटिफिक व्यवस्था की है। सिर्फ उद्घाटन कर सहकारिता मंत्रालय रुक नहीं जाएगा, सत्यापित डेटा ही अपलोड हो और नियमित रूप से अपलोड हो, इसकी भी हमने सुनिश्चितता करी है। और ये डेटाबेस का उपयोग कर नए नए बिजनेस मॉडल हमारे युवा रिसर्चर और युवा कोऑपरेटिव साथी, सहकारिता के आंदोलन के युवा साथी इसमें से बना पाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। जब सहकारिता मंत्रालय बना, मोदी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, तब हम कुछ लोग बैठे थे और मंथन करते थे कि सहकारिता आंदोलन क्यों स्थगितता और धीरे धीरे डिटोरेशन की दिशा में आगे बढ़ा। आप देखिएगा हमारे सहकारिता आंदोलन को में 65 के बाद स्थगितता आ गई और 75 के बाद वो धीरे धीरे डिटोरिएट होता गया। कई सारे जिले डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बगैर हो गए, कई सारे गांव के पैक्स बैंकरप्ट हो गए। ये क्यों हुआ? तो हमारे यहाँ जो विकास हुआ, जियोग्राफिकली असंतुलित विकास हुआ, सिमेट्रिक विकास नहीं हुआ। इसके साथ साथ क्रॉस सेक्टर असंतुलन भी दिखाई पड़ा। डेयरियां एक बहुत सारी बढ़ गई, पैक्स कम हो गई। हाउसिंग कोऑपरेटिव बढ़े तो सिर्फ शहर में बढ़े, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बढ़े। तो अक्रॉस सेक्टर असंतुलन भी बढ़ा, अक्रॉस कम्युनिटी असंतुलन भी बढ़ा और फंक्शनल असंतुलन भी बढ़ा। ये चारों समस्या, जियोग्राफिकल असंतुलन, अक्रॉस सेक्टर असंतुलन, अक्रॉस कम्युनिटी असंतुलन और फंक्शनल असंतुलन, ये चारों समस्याओं के समाधान का उपाय डेटाबेस के अंदर टूल के साथ हमने डाला हुआ है। इतनी बारीकी से इसकी रचना की गई है। आप इसके अंदर जाकर गोता लगाइएगा, मुझे निश्चित विश्वास है इसके अंदर मोती लेकर ही आप बाहर आएंगे। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था हमने करी। और जब डेटाबेस का रिपोर्ट में देख रहा था तब मालूम पड़ा कि 25% ग्राम पंचायतों में पैक्स नहीं है, सिर्फ 75% पैक्स ही बैंकों से एफिलिएटेड है, डिस्ट्रिक्ट बैंक से, और डेयरी में 72% डेयरी आज फंक्शनल है। तो अब ये बहुत सुनिश्चित हो गया है कि आपको कहां मेहनत करनी है। ये पक्का सुनिश्चित हो गया है कि ये गांव में मेहनत करनी है, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कोऑपरेटिव का एक्सपेंशन का जो काम देखते हैं सहकारी रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनके भी हमने बहुत मदद इससे हो जाएगी, इसका मुझे विश्वास है। और कुल मिलाकर ये डेटाबेस विकास का इंसाइट्स बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, 54 से ज्यादा इनिशिएटिव हमने लिए थे। आज इसके साथ ही
सहकारिता नीति के गठन घोषणा के अलावे 53 के 53 इनिशिएटिव आज पूर्ण हो रहे हैं, उसका भी मुझे बड़ा बहुत बड़ा काम हजारों सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर, कई संघों ने मिलकर, एनसीयूआई ने मिलकर और राज्यों के रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने मिलकर एक भगीरथ काम को हमने अंजाम दिया है। एक नींव डालने का काम हो गया है। आने वाले वर्षों में ये नींव पर अगले 125 साल तक चलने वाली एक मजबूत सहकारिता की व्यवस्था इस देश के अंदर हम करना चाहते हैं और मुझे विश्वास है हम कर पाएंगे। आज इस काम के लिए जिन्होंने भी भारत के सहकारिता मंत्रालय का सहयोग किया है, हजारों लोग हैं, मैं नाम लेकर गिना नहीं सकता, मगर मेनली सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स और एनसीयूआई के सभी राज्य सहकारी संघ, जिला सहकारी संघ, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं बहुत मन से सबका धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं। आप सबके सहयोग से ही ये काम आज पूरा हो सका है, वरना असंभव दिखने वाले काम को इतने कम समय के अंदर और हमारी इच्छा के अनुरूप पूरा करना, क्योंकि कई बार 6 महीना पहले चीजें मेरे सामने आई थी कि अब इसको पूरा मान लिया जाए, इसको पूरा मान लिया जाए। मेरे को पूरा तो तभी होगा जब ये पूरा होगा, तब तक इसकी घोषणा नहीं होगी, मगर आज अंततोगत्वा ये पूरा हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। सभी सहकारिता के कार्यकर्ताओं को मेरी अनंत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।